नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ये शब्द जितना छोटा है इसके मायने उतने ही बड़े हैं। फ्रांसीसी क्रांति राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली थी। इसके जरिए फ्रांस के राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना की गई। अनेक खूनी संघर्षों के पश्चात नेपोलियन की तानाशाही समाप्त हुई। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को एक नई सीख दी। आज के इस मज़ेदार टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले हम समझेंगे फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण और फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई, इन बातों को हम पहले जानेंगे। पहले हम समझते हैं फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण। फ्रांसीसी समाज को उस समय 3 वर्गों में बांटा हुआ था: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग यानी जो चर्च की रखवाली करते थे, चर्च की देखभाल करते थे, उन्हें पादरी वर्ग में कहा जाता था। और द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग यानी जो राजा के कार्यों पर अग्रसर रहते थे, राजा के कार्यों को संभालते थे, उन्हें कुलीन वर्ग में रखा गया। और तृतीय स्टेट में बाकी सभी लोग आते थे, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि। इसके अलावा किसान तथा कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर तथा नौकर, ये सभी तृतीय स्टेट में आते थे। फ्रांसीसी समाज 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय लुई 16वां राजा था, जिसका राज्याभिषेक 1774 में हुआ था और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। उसने राज्यारोहण के समय राज्य कोष खाली पाया। इसका कारण था लंबे समय तक चल रहे युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूली खर्च उपजते थे। तीसरा कारण है लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिकी लोगों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, जिसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था। इस प्रकार फ्रांस पर लगभग 12 अरब लिरवे का कर्ज चढ़ गया। कर्जदाता सरकार से अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फ्रांसीसी सरकार कर्ज चुकाने और नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय चलाने के लिए करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। करों में वृद्धि के बावजूद भी यह समस्या खत्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को ही कर अदा करने की अनुमति थी। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ भी कर देना नहीं पड़ता था। उनको कुछ जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। तृतीय स्टेट के लोगों को 2 प्रकार के कर देना पड़ता था। पहला था टाइद कर, जो धार्मिक कर जो चर्च किसानों से वसूल करता था। दूसरा था टाइल कर। टाइल कर प्रत्यक्ष कर था। वह कर जो सीधे राज्य को दिया जाता था उसे प्रत्यक्ष कर कहते थे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर भी तृतीय स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। वह कर जो रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर दिया जाता था उसे अप्रत्यक्ष कर कहते थे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे, और इन्हें मध्य वर्ग कहा गया, जिन्होंने समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन या आयात निर्यात के बल पर अपनी संपत्ति अर्जित की थी। इस वर्ग में तीसरे स्टेट के सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। मध्य वर्ग के लोगों का मानना था कि किसी के भी पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियों जाक जैसे दार्शनिकों की थी। ये आप यहाँ पे इनके चित्र देख सकते हो। जॉन लॉक ने राजा के निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच सरकार के विभाजन की बात कही। क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तब अमेरिका में भी इसी मॉडल की सरकार बनी थी। उस समय अमेरिका संविधान में दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। पुस्तकों व अखबारों की सहायता से इन विचारों का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ।
पुस्तकों और अखबारों को लोगों के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी इसे समझ सकें। इसी समय फिर से कर बढ़ाए जाने की खबर से विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था के विरुद्ध और गुस्सा भड़क गया। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे होंगे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण 5 हैं। पहला, लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। तीसरा है दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे थे। और चौथा है महंगाई, बेरोजगारी और बार बार हो रहे युद्ध। क्रांति की शुरुआत। प्राचीन राजतंत्र के तहत सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब स्टेट जनरल क्या है? फ्रांस में स्टेट जनरल विधायी और परामर्शवादी सभा थी। इसकी बैठक राजा द्वारा बुलाई जाती थी। इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती थी। यह राजा के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। स्टेट जनरल एक सार्वजनिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को करों की मंजूरी लेने के लिए स्टेट जनरल की बैठक फिर से बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट ने अपने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतार में बैठाए गए थे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व समृद्ध एवं शिक्षित लोग कर रहे थे। सभा में सभी का प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों में शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जिस समय नेशनल असेंबली का नया प्रारूप तैयार किया जा रहा था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। बेकरी मालिक पैसे छापने और कामचोरी में लगे थे जिससे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। इसी कारण गुस्साई औरतों की एक भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। इन दंगों को रोकने के लिए सम्राट ने सेना को पेरिस शहर में घुसने का आदेश दिया। लोगों में अफवाह यह फैल गई कि सम्राट सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। इस अफवाह के कारण 7,000 मर्द और औरतें एकत्रित होकर उन्होंने जनसेना गठन का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला क्योंकि वहां गोला बारूद मिलने की संभावना थी और कैदी छुड़ा लिए गए जिन कैदियों की संख्या 7 थी। शस्त्र की इस लड़ाई में बास्तिल किले का कमांडर मारा गया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किले लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद पेरिस तथा देश के अनेक देहाती क्षेत्रों में और कई संघर्ष हुए। और दूसरी तरफ स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट जनरल के नियमों के मुताबिक हर एक वर्ग को मतदान देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिससे हर एक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने विरोध जताया और सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन प्रतिनिधियों ने अपने आप को नेशनल असेंबली ऐलान कर दिया। उन्होंने यह शपथ ली कि जब तक शासन अपनी शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं करता, असेंबली भंग नहीं होगी। ये उनका नेतृत्व मियारबियो और आबेद सीए ने किया। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में एकत्र हुई भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए जिससे आंदोलन शुरू हो गए। जिस समय नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उस साल फ्रांस के देहाती क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरदारों ने पक्की फसल को नष्ट करने के लिए लठैत और लुटेरों को बुला लिया है। इस पर डरे हुए किसानों ने अपने बेलचों कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में जागीरें छोड़कर भाग गए। कईयों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। लुई 16वें ने आखिर में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उसे विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान हो गया था। सम्राट ने यह बात भी मान ली कि अब उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों तथा बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया।
धार्मिक कर खत्म कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस तरह कम से कम 20 अरब लिरबे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों की सीमित करना था। अब इन शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 के संविधान ने नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया। इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे और यह निर्वाचन समूह असेंबली के सदस्यों को चुनती थी। इस संविधान में 25 वर्ष के सिर्फ वही नागरिक मतदान कर सकते थे जो 3 दिन की मजदूरी के समान कर चुकाते थे। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ आरंभ हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार और कानूनी समानता के अधिकार जो सभी लोगों को जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था, ऐसा संविधान में लिखा था। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। सम्राट लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु फिर भी कुछ और ही इरादों को अपने अंदर पनपा रहा था। फ्रांसीसी घटनाओं से पड़ोसी शासकों को चिंता हो गई कि उनके यहाँ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए पड़ोसी राज्य पर्सा के राजा ने सम्राट लुई 16वें से बातचीत करके 1789 की किसी भी घटना को फ्रांस में नियंत्रित करने के लिए अपनी सेना को भेजने का निश्चय किया। परंतु पर्सा की सेना आने से पहले नेशनल असेंबली द्वारा फ्रांस ने पर्सा तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हजारों लोग सेना में भर्ती होने लगे क्योंकि उन्होंने युद्ध राजाओं और कुलीनों के खिलाफ जनता की मतदान के रूप में लिया। लोगों का मानना था कि हम देश से युद्ध नहीं कर रहे हैं बल्कि कुलीनों और राजाओं के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं जनता की हिफाजत के लिए। तो इसलिए हजारों लोग अपनी मर्जी से सेना में भर्ती होने लगे थे। उनके होठों पर मार्सिले का तराना था जो पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मार्सिले बहुत मशहूर हुआ, इसलिए इसे फ्रांस के राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले है। देश के अधिकतर लोग आगे भी क्रांति जारी रखना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि 1791 के संविधान ने धनी लोगों को अधिक अधिकार दिए हैं और उन्हें अधिकार नहीं मिले हैं अभी तक। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और कार्यक्रम योजनाओं के ऊपर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जो अब इस राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। समाज के निर्धन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। इन लोगों में जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, दिहाड़ी वाले मजदूर और नौकर, छोटे दुकानदार सम्मिलित थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का फैसला किया। ऐसा उन्होंने कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रेचेस कुलीनों का पहनावा था। ब्रेचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति की घोषणा का नया तरीका था। जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई के चलते 1792 की गर्मियों में एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने नाराज पेरिस वासियों को भी अपने साथ मिला लिया। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर हमला कर दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला तथा स्वयं राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया। नए चुनाव कराए गए। इस नए चुनाव के जरिए 21 वर्ष से ज़्यादा सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। नई चुनी गई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, जिसने 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र खत्म कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र में सरकार तथा उसका प्रमुख जनता के माध्यम से चुना जाता था। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई राजशाही नहीं थी। इसमें राजा नहीं होता था। न्यायालय ने लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। इसके पश्चात रानी मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई और सरकार रोबेस्पियर के हाथों में आ गई। आतंकराज 1798 से 1794 के समय को आतंक का समय कहा गया है।
इस काल में रोबेस्पियर ने कठोर नीति अपनाई। इसे नियंत्रण तथा दंड की नीति कहा जाता है। उसने उन सभी लोगों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जिसे उसने गणतंत्र का दुश्मन माना। इनमें कुलीन तथा पादरी, अन्याय राजनीतिक दल के सदस्य, अपनी पार्टी के वे सदस्य जो उसकी कार्यशैली से सहमत न थे। उन पर एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। अगर न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली एक मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचने के लिए विवश किया गया। महंगे सफ़ेद आटे के प्रयोग पर रोक लगा दी। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी रोटी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समानता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। रोबेस्पियर द्वारा लगाई गई सख्त नीतियों से उसके समर्थक सहित सभी लोग बहुत परेशान व दुखी हो गए। उसे न्यायालय ने जुलाई 1794 में दोषी पाया। उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार का रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद पतन हो गया क्योंकि वो सरकार बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अब सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथों में आ गई। नया संविधान बनाया गया। इसके अनुसार संपत्तिहीन वर्ग को मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया। इस संविधान के अनुसार 2 चुनी हुई विधान परिषदों की व्यवस्था की गई। इन परिषदों द्वारा एक डायरेक्टरी की नियुक्ति की गई। इसमें 5 सदस्य थे। डायरेक्टरों का झगड़ा प्रायः विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की प्रयास करते थे। कहते थे कि तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, तुम सही से काम नहीं करते हो। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने अपने आसपास के देशों को जीतना आरंभ कर दिया। उसने पुराने राजवंशों को समाप्त करके वहां नए साम्राज्य का निर्माण किया। इन साम्राज्यों को उसने अपने परिवार के लोगों के हाथ में दे दिया। आरंभ में अनेक लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को आज़ादी दिलाने की आशा थी, पर शीघ्र ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर पूरे यूरोप के शेष हिस्सों में दिखने लगा। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे। 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर ये विचार यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में फैले और धीरे धीरे विश्व भर में फैले। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति की पूरी कहानी जो आपको हमने बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।